सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण में। अभी तक हमने इस अध्याय के 2 पार्ट के जो वीडियो लेसन है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम इसका तीसरा भाग जो कि पेज नंबर 84 से शुरू होगा, पेज नंबर रहेगा 84 और आज का हमारा टॉपिक है दंड आलेख। बच्चों, आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 84 से लेकर पेज नंबर 89 तक में दिए गए सभी तथ्यों को देखेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों का हल निकालेंगे। दंड आलेख, जिसे बार ग्राफ भी कहा जाता है। बच्चों, आपने भी टीवी हो या समाचार पत्र हो या क्रिकेट मैच हो, इस तरह के दंड आलेख या बार ग्राफ ज़रूर देखे होंगे। चित्रलेखों की तरह दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान, विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसे सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करते हैं। यद्यपि जब आंकड़ों की मात्रा अधिक होती है तब उन्हें चित्रलेख द्वारा प्रस्तुत करने में न केवल समय अधिक लगता है बल्कि कभी कभी कठिन भी हो जाता है। हमने पिछले वीडियो लेसन्स में ये देखा भी था। आइए देखें किस प्रकार इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दंड आलेख में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है उसे दर्शाया गया है। और आप यहाँ पे एक दंड आलेख देख पा रहे हैं जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है उसे दिखाया जा रहा है। लुप्त प्राय प्रजातियों का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और वे विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसमें 2007 से लेकर 2022 तक जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनकी संख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है उसे दिखाया गया। जैसे 2007 में ये जो संख्या है 7,851 है, वहीं 2010 यानी कि अगले 3 साल में ये बढ़कर हो जाता है 9,618। फिर 2013 में 3 साल के बाद ये डेटा बढ़कर और हो जाता है 11,212। 2016 में ये बढ़कर हो जाता है 12,623। 2019 में 14,234 और 2022 में 16,900 ये संख्या पहुंच जाती है। इस बार ग्राफ को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है जिसमें अलग अलग रंग जो है अलग अलग तरह के जानवरों के ग्रुपों को दिखाता है, समूहों को दिखाता है। जैसे येलो कलर में जो है उभयचर हैं, इस कलर में आप देख पा रहे हैं जो बैगनी कलर है इसमें स्तनधारी हैं। इसी तरह से सरीसृप, पक्षियों, मछली और अन्य जीवों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। और बच्चों, यहाँ पे आप एक तालिका देख पा रहे हैं जो पिछले वीडियो लेसन में भी आप देख चुके हैं। जब लखन पाल ने अपने विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी वर्गों में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे उस दिन का जो है सभी क्लास का उसने डेटा निकाला था। तो यहाँ पे वही डेटा दिया गया है, वही तालिका दी गई है और कहा जा रहा है कि आइए लखन पाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है और इन्हीं आंकड़ों को आधार मानते हुए एक यहाँ पे दंड आलेख बनाया गया है। और यहाँ पे जो इकाई रखी गई है, एक इकाई, वो एक विद्यार्थी को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है इस साइड में जो क्षैतिज कहलाता है, जो क्षैतिज रेखा है इस पर कक्षा दर्शाए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वीं कक्षा है। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जो उस दिन अनुपस्थित थे। और यहाँ पे चूँकि एक इकाई बराबर एक ही विद्यार्थी लिया गया है ना, तो यहाँ पे अंतराल जो है एक का ही रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। और अब हमें देखना है कि कक्षा 1 में जो है कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो 3 थे उस दिन।
तो ये जो आलेख है 0 से ऊपर जाकर के 3 तक रुक जाएगा, है ना। इसी तरह से कक्षा 2 में चूँकि 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो ये आलेख जो है, ये जो दंड है, तो ये जो दंड आलेख है वो 5 तक जाएगा। इसकी ऊंचाई कहाँ तक होगी? 5 तक होगी। और साथ ही साथ कक्षा 3 की अगर बात करें तो उस दिन कक्षा 3 में जो है 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो ये 4 तक आके रुक जाएगा। कक्षा 4 में जो है 2 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कक्षा 5 में कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं था, तो इसका कोई आलेख नहीं है। कक्षा 6 में केवल 1 विद्यार्थी अनुपस्थित था, तो इसकी ऊंचाई 1 तक होगी। कक्षा 7 में जो है कुल मिलाकर 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, और कक्षा 2 में भी इतने ही विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो दोनों 5-5 है। और इसी तरह से फिर कक्षा 8 में कुल मिलाकर 7 विद्यार्थी, जो सबसे अधिक है और इसीलिए इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक है ना, 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो इस प्रकार जो है इनसे दंड आलेख की रचना की गई है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी दंड आलेख में ये जो निचली रेखा आप देख पा रहे हैं, जो बाईं से दाईं ओर खींचा गया है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है इस तरह से, ये ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर कहें कि वर्टिकल लाइन कहलाती है। और आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए। पहला प्रश्न है, कक्षा 2 में उस दिन खाली स्थान विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो आपको दंड आलेख देख के बताना है। तो कक्षा 2 में चलते हैं और इसकी ऊंचाई को देखते हैं कहाँ तक जाके रुकता है। तो कक्षा 2 की ऊंचाई जो है, देखिए यहाँ पे 5 तक आके रुक जाती है, यानी कि उस दिन 5 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कक्षा 2 में उस दिन 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। दूसरा क्वेश्चन है, किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो हम फिर से आलेख की तरफ चलते हैं और सबसे अधिक ऊंचाई किस कक्षा की है, ये देख सकते हैं आप, सबसे ऊंचा है कक्षा 8 का, है ना। और इसमें अधिकतम विद्यार्थी अनुपस्थित थे जिसकी संख्या 7 है। तो यहाँ पे हमसे कक्षा पूछा जा रहा है, तो हम कक्षा 8 बता देंगे उत्तर के तौर पे। यहाँ पे क्या होगा? कक्षा 8, यानी कि इसी क्लास में सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट वो एब्सेंट थे। और तीसरा प्रश्न है, उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी, यानी कि एक भी बच्चा जो है अनुपस्थित नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 5 में जो है एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कक्षा 5। क्या लिखेंगे? कक्षा 5 में, ठीक है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कक्षा 5 को रोमन में, और कक्षा 8 को जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, दंड आलेखों को बनाते समय समान चौड़ाई के दंड जिनके बीच दूरी समान हो, क्षैतिज रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में खींचे जा सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक दंड की लंबाई या ऊंचाई दी गई संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक दंड आलेख से दूसरे दंड आलेख की जो बीच की दूरी है वो समान है। जब आप ग्राफ कॉपी में इसे बनाएं तो एक एक घर आप छोड़ के बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही समान दूरी पे आएगा। और यहाँ पे जो प्रत्येक दंड खींचे गए हैं ये उसकी बारंबारता को दिखाता है, उसकी संख्या को दिखाता है। जैसे यहाँ पे पहला क्लास में 3 है, दूसरा क्लास में 5 है, तो ये बिल्कुल सही सही दिखाता है। जैसा कि हमने चित्रलेखों में देखा था, बारंबारताएं बड़े होने पर एक पैमाना यानी कि स्केल या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई की इकाई 100 वाहनों को दर्शाती है।
यहाँ पे 1 इकाई बराबर 100 लिया गया है, यानी 100 की दूरी है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, फिर 1100, 1200, इस तरह से जो है वाहनों की संख्या लिखी गई है। 100 का अंतराल है, यानी कि 1 इकाई बराबर है 100 वाहन यहाँ पे। और यहाँ पे समय अंतराल दिया गया है 6 बजे से लेके 12 बजे तक का समय है। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, ये समय अंतराल दिया गया है 1-1 घंटे का। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो वाहनों की संख्या है ट्रैफिक में, वो इस तरह से है। 100 और 200 के ये ठीक बीचों बीच आ रहा है, तो ये 150 है। कितना है? 150 है। वहीं 7 से 8 में अगर आप देखें तो ये जो दंड है काफ़ी ऊंचा है और ये ठीक 1200 के सामने है, यानी कि 7 से 8 के बीच में सबसे अधिक वाहन यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक में है 1200 है। और आगे 8 से 9 के बीच अगर आप देखें तो इसकी संख्या, जो वाहनों की संख्या होगी, वो ठीक 1000 के सामने है, तो ये 1000 हो जाएगा। और 9 बजे से 10 बजे के बीच जो वाहनों की संख्या है वो 800 के ठीक सामने है, यानी कि 800 वाहन जो है इस समय पे गुज़रते हैं 1 घंटे में। और 10 से 11 के बीच जो वाहनों की संख्या थी ट्रैफिक में, वो देखिए 700 के ठीक सामने है, तो ये 700 हो जाएगा। और इसी प्रकार 11 से 12 के बीच में जो है 600 वाहन जो है गुज़रते हैं। तो ये जो बारंबारता बनाई गई है ये ऊर्ध्वाधर नहीं है, यानी कि वर्टिकल नहीं है, इसे हॉरिजॉन्टल बनाया गया है, जिसे क्षैतिज आप कह सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप ऊर्ध्वाधर बनाना चाहते हैं, वर्टिकल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वाहनों की संख्या इस साइड आ जाएगी और समय अंतराल जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि चौराहे पर अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 से 8 के बीच सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसे सबसे लंबे दंड के द्वारा जो है दिखाया गया है। और इसका समय अंतराल जो है वो 7 से 8 के बीच है। दंड आलेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 वाहन गए हैं। दूसरा लंबा दंड आलेख 8 से 9 के लिए है। इस दौरान इस चौराहे से होकर 1000 वाहन गए हैं। इसी प्रकार न्यूनतम यातायात सबसे छोटे दंड द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जब हम इस दंड आलेख को देखते हैं तो सबसे छोटा जो दंड है, जो बार है, वो आप देख पा रहे हैं 6 से 7 के बीच है और इस समय गुजरने वाले वाहनों की संख्या केवल 150 है। और आगे है 2 घंटे के अंतराल प्रातः 8 से 10 के दौरान इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या लगभग 1000 हो गया, 8 से 10 के बीच में था, और 1000 8 से 9 के बीच में था, और 9 से 10 के बीच में 800 था। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 1800 वाहन हो जाते हैं इन 2 घंटों में, जो इस दंड आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो इस तरह से हम दंड आलेख से सूचनाएं आसानी से निकाल सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। और अब हम पेज नंबर 88 में आ चुके हैं। यहाँ पे है आइए पता लगाएं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रातः 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। तो जब हम ध्यान से दिए गए दंड आलेख को देखते हैं तो इस तरह से इसका हल निकल कर आता है। यहाँ पे आप समय अंतराल लिख लीजिएगा। 6 से 7 के बीच आप देखेंगे कि केवल 150 वाहन वहाँ पे से जो है होकर गुजरे हैं चौराहे से होकर। 7 से 8 के बीच 1200 वाहन, 8 से 9 के बीच 1000, 9 से 10 बजे के बीच 800 वाहन और 10 से 11 के बीच 700 वाहन उस चौराहे से होकर गुजरते हैं। वहीं 11 से 12 के बीच 600 वाहन वहाँ से गुजरते हैं। और जब हम इन सब की संख्या निकालते हैं, कुल मिलाकर कुल कितने वाहन गुजरे हमसे पूछा जा रहा है। कुल कितने वाहन गुजरे ये सवाल है, तो हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 हो गया। यहाँ पे 5 है केवल ऊपर में, बाकी सारा 0 है तो 5 ही रह गया। और तीसरे नंबर पे देखिए 1 और 2 3, 3 8 11, 11 7 18, 18 6 24 के 4, बाकी 2। और यहाँ पे
ये 1 1 2, 2 में 2 मिलाएंगे तो 4, 4450 कुल वाहन जो है वहाँ से होकर गुजरे हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से समय प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों रहा? यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन है कि 6 से 7 के बीच 7 से 12 बजे के बीच, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि 7 से 12 बजे के कंपैरिजन में की तुलना में 6 से 7 के दौरान जो है यातायात क्यों कम रहा? तो बच्चों इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं सुबह 6 से 7 बजे के समय की तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं सुबह 6 से 7 बजे के समय की अवधि में सुबह 7 से 12 बजे तक के अन्य घंटों की तुलना में कम ट्रैफिक होता है, क्योंकि सुबह 6 से 7 बजे के दौरान काम पर जाने वाले लोग कम होते हैं। और तीसरा प्रश्न था कि आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा? तो इसका उत्तर होगा सुबह 7 से 8 के बीच ज़्यादातर लोग अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं। कई लोग अपने निजी वाहनों का उपयोग करते हैं, मतलब पर्सनल जो व्हीकल होती हैं, उनकी जो गाड़ियां होती हैं, जो कार्स होते हैं या बाइक होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के स्कूल जाने का भी समय रहता है 7 से 8 के बीच, इसलिए ट्रैफिक 7 से 8 बजे सुबह अधिकतम रहा। प्रश्न संख्या 4 है, आपके विचार से प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों रहा? देखेंगे आप दंडालेख को, तो 8 बजे से 9 बजे के बाद जितनी ट्रैफिक है 9 से 10 के बीच उससे और कम हो गया, 10 से 11 के बीच और कम हो गया, 11 से 12 के बीच और कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि अधिकतर लोग 8 बजे तक अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रियों तथा स्कूलों में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग 9 से 10 बजे तक काम पर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक कम हो जाता है। और आगे यहाँ पे एक अन्य उदाहरण दिया गया है, और यहाँ पे भारत की जनसंख्या जो है 1951 से लेकर 2001 तक किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो दर्शाया गया है इस दंडालेख के द्वारा। यहाँ पे भारत की जनसंख्या करोड़ में दी गई है। तो यहाँ पे आप वर्ष को देख सकते हैं, जो क्षैतिज रेखा है यहाँ पे वर्ष दिखाए गए हैं 1951, 1961, 1971, 81, 91 और फिर 2001, यानी कि हर 10-10 साल पे जो जनगणना होती है उसके अनुसार कितनी जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है इसको दर्शाया गया है। और यहाँ पे जो है भारत की जनसंख्या आप ऊर्ध्वाधर रेखा पे देख सकते हैं, जो वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, जो इकाई है यहाँ पे 10-10 का रखा गया है, 1 इकाई बराबर 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 इस तरह से अंतराल रखा गया है। सबसे पहले अगर आप 1951 में ध्यान से देखें तो 1951 में जो जनसंख्या थी वो 30 और 40 के बीच में यहाँ पे 36 करोड़ के आसपास थी, ठीक है, तो ये 36 करोड़ हो गया। इसी तरह से 1961 में जो ये संख्या है वो 44 करोड़ तक पहुंच जाती है, यानी कि 40 और 50 के आधा से ठीक थोड़ा कम है, यानी कि 44 करोड़ है। इसी तरह से 1971 में जो है जनसंख्या 54 करोड़ है, 1981 में 68 करोड़ है, 1991 में 84 करोड़ है, और 2001 में बढ़कर ये 102 करोड़ यानी कि 1 अरब 2 करोड़ हो जाती है। आगे दिया गया है उपरोक्त दंडालेख 50 वर्षों के अंतराल में प्रत्येक दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पे 50 वर्ष हो गए 1951 से लेकर 2001 तक में, यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गया, तो इसको दर्शाया गया है। और साथ ही साथ प्रत्येक दशक में कितनी वृद्धि हो रही है, हर 10-10 साल पे, 10 साल को एक दशक कहा जाता है और 100 साल को एक शताब्दी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक दशक में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है इसे भी दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो करोड़ों में है, यहाँ पे 36 का मतलब है 36 करोड़, 44 का मतलब है 44 करोड़। आगे प्रश्न है कि यदि आपको एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए 1 इकाई लेनी पड़े तब दंड बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे फिर 36 करोड़ कैसे बनाएंगे आप, उतना ऊंचा तो आपके पास कॉपी ही नहीं होगा, है ना। तो अतः हमने 1 इकाई का पैमाना जो है 100
अतः हमने एक इकाई का पैमाना 10 करोड़ लिया है। कितना लिया है? 10 करोड़। यहाँ से यहाँ तक है 10 करोड़, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, इस तरह से ये बढ़ रहा है। यह दंड आलेख उक्त चित्र में प्रदर्शित है। अतः 5 इकाई का दंड 50 करोड़ तथा 8 इकाई का दंड 80 करोड़ प्रदर्शित करता है। और आगे यहाँ पे पेज नंबर 89 में क्वेश्चन है, इस दंड आरेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? तो यहाँ पे मैंने आपके हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चन के सैंपल रख दिए हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि जो भारत में जनगणना है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना होती है। और फिर आप एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि जनसंख्या जो है भारत की वो बढ़ रही है प्रत्येक दशक, आने वाले दशक। और फिर दूसरा प्रश्न आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या हर आने वाले दशक में बढ़ रही है या घट रही है? तो आंसर तो यहाँ पे आप बार ग्राफ को देख के लगता है कि जनसंख्या हर आने वाले दशक में क्या होती जा रही? बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते थे। और फिर प्रश्न है कि 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1951 से लेकर 2001 तक की जो भारत की जनसंख्या उसको दर्शाया गया है। तो यह कुल मिलाकर 50 वर्ष हो जाते हैं। तो अगर हम 2001 में जो जनसंख्या है 102 करोड़, उससे 1951 की जनसंख्या को घटा दें 36 करोड़ को, तो कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है पिछले 50 वर्षों में, वो निकल कर आ जाएगा। चलिए, तो इसके उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हैं, 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में वृद्धि 2001 में था 102 करोड़ और 1951 में था 36 करोड़। तो इसको घटा लीजिए, 66 करोड़ जो है कुल मिलाकर 50 वर्षों में वृद्धि हुई। और प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो 1951 से 1961 में देखिए, 1961 में था 44, 1951 में था 36, तो दोनों को घटा दीजिए 8 करोड़। इसी तरह से 1961 से 1971 में 54 माइनस 44 10 करोड़ की वृद्धि। इसी तरह से 1971 से 1981 में, क्योंकि 1981 में 68 करोड़ हो गया था और 1971 में 54 करोड़ था, तो 68 में से 54 को आप घटाएंगे तो 14 करोड़ हो जाता है। इसी तरह से 1981 से 1991 के बीच में 84 माइनस 68 यानी कि 16 करोड़, और 1991 से 2001 में 102 माइनस 84 करोड़ बराबर 18 करोड़ की वृद्धि हुई। और आज के इस वीडियो लेसन में और आज के इस सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।